मैं पुनीत कुमार शुक्ला, असिस्टेंट प्रोफेसर जेपी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय बिहार शरीफ नालंदा। जैसा कि आज बीएड प्रथम वर्ष कोर्स 6 जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी पाठ्यक्रम में आज का विषय है भारतीय समाज में नारी की स्थिति। भारतीय समाज में नारी की स्थिति। जैसा कि हमारे भारतीय समाज में नारियों की स्थिति प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल तक कैसे रही और वर्तमान में कैसा है, आज इसी विषय पे आपके सम्मुख चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले भारतीय समाज में नारी की स्थिति। यदि हमें भारतीय नारी के सामाजिक स्तर का अध्ययन करना है तो सर्वप्रथम हम उसके परिस्थितियों की ऐतिहासिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक पृष्ठभूमि को देखना होगा। हमें उसके अतीत पर दृष्टिपात करना होगा, क्योंकि जब तक हम उसके अतीत पर ध्यान नहीं देंगे तब तक हम भारतीय समाज में स्त्री की शिक्षा, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक विभिन्न प्रकार के रूपों एवं गुणों की चर्चा नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले आइए हम आपको चित्र के माध्यम से भारतीय समाज में स्त्रियों की क्या स्थिति थी, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वह राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे वो नैतिक क्षेत्र में हो, चाहे वह सांस्कृतिक क्षेत्र में हो, चाहे किसी कर्मकांड के क्षेत्र में हो, चाहे विवाह इत्यादि के क्षेत्र में हो। विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में आज विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों को ही लेके आया हूं और जैसा कि आपको चित्र के माध्यम से पहले दिखा रहा हूं कि आज हम भारतीय समाज में नारी की स्थिति पर 3 भागों में विभाजित करेंगे। विभाजित तो कई भागों में किया जा सकता है, पर अध्ययन की दृष्टि से और सुलभ की दृष्टि से हमने इसको 3 भागों में विभाजित किया है। सबसे पहला भाग है प्राचीन काल, दूसरा है मध्यकाल और तीसरा काल है आधुनिक काल। तो हम भारतीय समाज में नारी की स्थिति पे 3 भागों में, 3 चरणों में अध्ययन करेंगे। तीनों चरणों के अध्ययनों से हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि आज वास्तव में नारी की स्थिति, परिस्थिति क्या है। तो सबसे पहले हम आइए प्राचीन काल, पहले काल में आते हैं। प्राचीन काल को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में नारियों की क्या स्थिति थी, सबसे पहले हम इसी के संदर्भ में आपके सामने कुछ बताना चाहेंगे। जैसा कि वैदिक साहित्य जो वस्तुतः भारत का गौरवशाली इतिहास है, उसके अध्ययन से हमें पता चलता है कि तत्कालीन समाज में नारी को परिवार और समाज में अत्यंत ही सम्मानित दृष्टि से देखा जाता था और उसे सम्मान भी दिया जाता था। जीवन के हर क्षेत्र में उसे पुरुष के लगभग बराबर ही अधिकार और अवसर प्रदान किए जाते थे। पुत्रों के रूप में वह पुत्र के समान ही प्रिय थी। युवती के रूप में वह युवक के समान ही स्वतंत्र थी।
पत्नी के रूप में वह पति के समान थी। कहने का मतलब है कि स्त्री और पुरुष में कोई भेद, कोई अंतर नहीं था। जिस प्रकार से पुत्र के लिए, पिता के लिए पुत्र था, तो ठीक उसी प्रकार से पुत्री का भी महत्व था। दोनों को एक ही समान दृष्टि से देखा जाता था और पिता के लिए दोनों ही अमूल्य धरोहर थे। जबकि और आगे आते हैं, वैदिक शिक्षा के पठन पाठन तथा यज्ञ आदि धार्मिक कृत्यों में जहां पुरुषों को स्थान दिया जाता था, वहीं पर नारी को भी महत्वपूर्ण माना जाता था और उसके मार्ग में कोई बाधा नहीं थी या कोई कारण उत्पन्न नहीं होता था। हमारा भारतीय प्राचीन सभ्यता के उस युग को स्वर्ण युग भी कहा जाता है, क्योंकि उस समय स्त्री और पुरुष में कोई भेद, कोई अंतर नहीं माना जाता था। इसीलिए प्राचीन काल को और प्राचीन काल में दो भाग किया जाता है, जबकि वैदिक काल को उस समय स्वर्ण युग के नाम से संबोधित किया जाता था। जैसा कि उस समय नारी भी विद्वता होती थी और आध्यात्मिक उन्नति का जो आदर्श स्थापित किया जाता था, वह आज भी अनुकरणीय है। वैदिक समाज में अनेक विदुषी महिलाएं हुई या नारियां हुई, जिन्हें हम ब्रह्मचारिणी अथवा ऋषिका कहा जाता था। उन्हें समाज में बड़ा सम्मान दिया जाता था और उस समय जो विदुषी महिलाएं थी, उनमें मुख्य रूप से अपाला, घोषा, गार्गी, श्रद्धा, सावित्री और सुलभा, मैत्रेयी आदि महिलाएं हुआ करती थी। वैदिक काल में नारियां अपरा और परा यानी विद्या थी। वैदिक काल में दो प्रकार की विद्या होती थी, परा और अपरा। तो दोनों प्रकार की विधाओं में पुरुषों के समान ही पारंगत थी और समाज की विद्वता के मामले में शोभा बढ़ाती थी। ये ब्रह्मचर्य भी और दार्शनिक शास्त्रार्थ आदि भी भाग लिया करती थी। अब जैसा कि शिक्षा, उसमें महिलाएं शिक्षा ग्रहण करती थी। महिलाएं शिक्षा ग्रहण करके पुरुषों के समान ही समाज में मान सम्मान पाती थी और महिलाओं की शिक्षा भी दो प्रकार की ग्रहण कराई जाती थी। एक तो जो बालिका 16-17 वर्ष की अवस्था तक शिक्षा ग्रहण करके अपने घर को आ जाती थी और वहीं दूसरी वहीं पे ही रुक जाया करती थी। तो कहने का मतलब है कि कन्याएं भी, युवतियां भी उस समय शिक्षार्जन में बहुत आगे रहा करती थी। वैदिक काल में शिष्याओं के दो वर्ग होते थे। प्रथम वर्ग उन शिष्याओं का था जो 16 से 17 वर्ष की आयु तक शिक्षा ग्रहण करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करती थी। दूसरा वर्ग उनका था जो उक्त आयु के बाद भी अध्ययन जारी रखती थी और पूर्ण वैदिक शिक्षा समाप्त करने के बाद ही अपना विवाह करती थी। उन्हें ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। विदुषी स्त्रियों व पुरुषों के समान ही अध्यापन कार्य में रुचि लेती थी। उन्हें अध्यापिका, उपाध्याया या उपाध्यायी और आचार्य भी कहा जाता था, क्योंकि वह भी पुरुषों के समान शिक्षा दीक्षा बालिकाओं को दिया करती थी। जैसा कि ऋग्वेद में बहुत सारे वर्णन मिलते हैं कि महिलाओं को शिक्षा के लिए
व्यवस्थाएं प्रदान की गई थी। महिलाएं शिक्षा ग्रहण करती थी और महिलाओं को सभी प्रकार के अधिकार प्रदान थे। वह पुरुषों की संपत्ति में भी भाग लेती थी, यानी पुरुषों की संपत्ति में अधिकार था। वह यज्ञ में भी पुरुषों के समान साथ में बैठती थी, प्रतिभाग करती थी। शिक्षा में भी, यज्ञ में, कर्मकांड में सभी प्रकार से पुरुष के समान ही उनको अधिकार प्राप्त था। क्योंकि उस समय ऐसी विचारधारा थी कि और उस समय के ऋषियों और मुनियों का भी मानना था कि यत्र नारस्तु पूज्यन्ते रम्यते तत्र देवता, अर्थात जहां पर नारियों की पूजा होती है, नारियों मतलब स्त्रियों की पूजा होती है, वहां पर देवता भी निवास करते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उस समय जो लड़कियां होती थी, जो महिलाएं होती थी, वो देवी का अवतार, देवी का रूप, और समाज में उनका बहुत ही मान सम्मान था। समाज में उनको हे दृष्टि से नहीं देखा जाता था, खासकर वैदिक काल में। वैदिक काल में उनको सभी वो अवसर उपलब्ध कराए जाते थे जो बालकों को या पुरुषों को उपलब्ध कराए जाते थे। वैदिक काल में महिलाओं का भी उपनयन संस्कार होता था, जिस प्रकार से बालकों का उपनयन संस्कार होता था, क्योंकि महिलाओं के लिए भी यह व्यवस्था प्रदान किया गया था कि वह अगर शिक्षा ग्रहण करना चाहें तो उपनयन संस्कार के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करें। लड़कियों को पढ़ाने के लिए अध्यापिकाएं होती थी, ब्रह्मचारिणी होती थी और वही शिक्षा दिया करती थी। लड़कियां आश्रम में जाती थी और वहां शिक्षार्जन ग्रहण करती थी। पर धीरे धीरे समय बदलता गया और समय काल चक्र परिवर्तन उत्तर वैदिक काल में आया। उत्तर वैदिक काल में महिलाएं थोड़ा थोड़ा वैदिक से परिवर्तन होने लगा और उत्तर वैदिक काल में कुछ धार्मिक विखंडन होने के कारण महिलाएं शिक्षा से धीरे धीरे विमुख होने लगी। जबकि वैदिक काल में महिलाओं को विवाह इत्यादि करने के लिए भी स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त था। वह चाहे जहां अपना विवाह कर सकती थी। बहुत सारे इसके उदाहरण भी हैं, जैसे सीता, द्रौपदी इत्यादि। क्योंकि उस समय की महिलाएं विद्वान होती थी, विद्वता होती थी, तो वो अपने हिसाब से ही पुरुषों का वर्ण करती थी और विवाह करती थी। जैसा कि उत्तर वैदिक काल में कुछ हिंदू धर्म के धर्मों में कुछ कमियों के कारण और कुछ बाहरी धर्म के आ जाने के कारण महिलाएं शिक्षा से धीरे धीरे विमुख होने लगी। अब जैसा कि उत्तर वैदिक काल में इसी समय जैन धर्म, बौद्ध धर्म का आगमन भी हो गया। अब जैसा कि जैन और बौद्ध धर्म के आने के बाद जो महिलाएं धीरे धीरे शिक्षा से विमुख हो रही थी, उन्होंने, महावीर स्वामी ने, गौतम बुद्ध आदि ने महिलाओं को फिर पुनः शिक्षा के क्षेत्र में जाने का सुझाव दिया और जो महिला और पुरुष में धीरे धीरे वैमनस्य की और महिलाओं को घर के चार दीवारी में किया जा रहा था, वह जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के कारण यह धीरे धीरे शिक्षा के क्षेत्र में पुनः आने लगी। और इस प्रकार से यह कहा जा सकता है कि हमारे भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल में सभी धर्मों के लिए शिक्षा की व्यवस्था जिस प्रकार से पुरुषों को प्राप्त थी, जिस प्रकार से बालकों को प्राप्त थी, उसी प्रकार से महिलाओं को भी प्राप्त थी। महिलाएं भी अपने स्तर से वर का वर्ण कर सकती थी, महिलाएं भी शिक्षा ग्रहण कर सकती थी, महिलाएं भी विभिन्न प्रकार के कर्म
भागों में पुरुषों के साथ बैठ सकती थी। महिलाएं भी सभी प्रकार से विचारों को पुरुषों के समक्ष आदान प्रदान कर सकती थी। इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि जिस प्रकार से प्राचीन काल में हमारी भारतीय संस्कृति में महिलाओं को लक्ष्मी, देवी, सरस्वती का रूप माना जाता था, उनको पूजनीय दृष्टि से, उनको आदरणीय दृष्टि से देखा जाता था, उनके लिए सारी सुख सुविधाएं जिस प्रकार से बालकों को दी जाती थी उसी प्रकार से बेटियों को भी दी जाती थी। इसीलिए उस वातावरण में यह श्लोक या भावनाएं प्रचलित हो गई कि जिस घर में, जिस समाज में, जिस परिवार में नारियों का आदर सम्मान किया जाता है, वहाँ पर उस घर में, उस समाज में देवता का वास होता है। इस प्रकार से नेक्स्ट कल जो है मैं आपके सामने मध्य का विषय पर चर्चा करूंगा, भारतीय समाज में नारी की स्थिति। आज इतना ही, धन्यवाद।